देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास जो होता है किसी भी चीज का, वी आर कंटिन्यूइंग विद सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास आल्सो वी आर कंटिन्यूइंग विद सेंटर ऑफ मास। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था बच्चों लास्ट क्लास में, आई इफ यू रिमेम्बर, सी दिस, ये वाला ऑब्जेक्ट मेरा याद है आपको? कि सेंटर ऑफ मास जो हम बोलते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जा रहा है, तो हम किसके एक्चुअली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? मैं मालूम मुझे बात करने की इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है इस ऑब्जेक्ट की, तो हम किसकी वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे? तो यहाँ पर किसकी वेलोसिटी की बात हो रही है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात हो रही है। आप बॉल को भी ऐसे उछालते हो, प्रोबेबली बॉल को भी ऐसा फेंक देते हो, तो बॉल भी तो ऐसे टर्न वन लेके करीब ऐसे ऐसे टर्न लेके, ऐसे टर्न लेके ना ऐसे जा रही होगी, लेकिन हम यहाँ पे किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे इतनी थी, तो यहाँ पर हम किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात हो रही है। करेक्ट। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, बी इट फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम्स, प्रोजेक्टाइल, तो हम वहां पर किसकी वेलोसिटी की बात कर रहे थे? वहां पर हम वहां पर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात? ओके। तो अब एक बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है वेलोसिटी का, आप देख लो। देखो, हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि सपोज मान लो मेरे पास कुछ पोजीशन वेक्टर्स हैं। मान लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर r1 है, दूसरा पोजीशन वेक्टर r2 है, तीसरा पोजीशन वेक्टर r3 है। ठीक है, सो m1, m2, m3। ठीक, तो यहाँ पर देखो सेंटर ऑफ मास का, r सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? दिस वाज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ r सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आई सबको? r ऑफ सेंटर ऑफ मास इज दिस। ठीक है, तीन अगर है ऐसे, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ मासेस होंगे, आई कैन एक्सटेंड दिस फॉर्मूला टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म, ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये r1 r2 r3 क्या है? ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, करेक्ट? सो हाउ डू वी डिफाइन पोजीशन वेक्टर? देखो, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब सपोज ये मेरे पास ये r यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है। नाउ लेट्स से आफ्टर सम टाइम दिस दिस ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड ओवर हियर। इसको बोल देते हैं r1, इसको बोल देते हैं r2। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस टू दिस? ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? लुक समथिंग लाइक दिस। सो इसको आप चाहिए तो आप इसको डेल्टा आर भी बोल सकते हो। ठीक है, और सपोज बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टिकल ऐसे मूव तो कर रहा है, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी बहुत कम है, सॉरी नॉट वेलोसिटी बहुत कम है, टाइम इंटरवल जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत कम है। वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस एवरेज ऐसा रहेगा, बट लेट्स अज्यूम जो टाइम इंटरवल हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो बहुत ही कम है यहाँ पर। ठीक है, so if time interval that is being considered is very very less, so don't you think ये वाला पॉइंट और ये वाला
ऑलमोस्ट ये एक मतलब बहुत पास पास लाई होंगे, और बहुत पास पास लाई होंगे मतलब क्या हो, एक पॉइंट ऐसा है, दूसरा पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा, एक पॉइंट ऐसा, और ये इट इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज डी आर। ओके बच्चों, तो हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी होगा इट विल बी डी आर बाई, या आप देखो यहाँ पर हम इस यहाँ से यहाँ तक की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देता हूँ, if I assume this delta t is very very small, आपने पढ़ा होगा ना लिमिट्स, आई डोंट नो इफ यू हैव डन कैलकुलस, बट अगर आप ऐसा अज्यूम करो डेल्टा टी बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको पॉइंट, आई यूज पॉइंटर, देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये बहुत पास पास में रहेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। So this point and this point they will be very close, and delta r जो रहेगा it will be just like a tangent, ठीक है। तो इसको आप फिर यहाँ पे अगर आप इसको ऐसा बोलते हो कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक, तो इसका डी आर बाई डी टी भी बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, सपोज अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट जस्ट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर ड्रॉ अ टेंजेंट, इस पॉइंट पर जस्ट ड्रॉ टेंजेंट। तो ये क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। जब हम लोगों ने किया था याद आया आपको, जब हम लोग कैलकुलस कर रहे थे, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रहा है आपको उस इंस्टेंट को, डी आर बाई डी टी। तो पॉइंट इज किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकाल सकते हो सिंपली बाई डिफरेंशिएटिंग दैट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, डी आर बाई डी टी करके आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, ओके। ओके, अब देखो बच्चों, अब होता क्या है कि सपोज मेरे पास कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मान लो एक आप अज्यूम करो कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, so this is some set of particles, करेक्ट, ओके। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हो गया, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप समझो एक आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक एक ब्लॉक है, उसको तुमने एक फ्लोर पर ऐसे स्लाइड करा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा ना, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इसकी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी वो कुछ ऐसे आपको दिखाएगा, v ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक और एग्जांपल चलो लेते हैं यहाँ पे, एक सपोज एक व्हील है, व्हील देखो अभी, व्हील कैसा कैसा मोशन दिखा सकता है, व्हील ऐसे मूव भी होता है और आगे की तरफ भी मूव होता है ना, यस। देखो व्हील का मोशन बहुत समझना बहुत आसान है, व्हील ऐसे से भी मूव करता जा रहा है, और एक पॉइंट आप अगर देखोगे इस व्हील में, जो कि इसका जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो देखो कैसे मूव कर रहा है, इसका सेंटर वाला पॉइंट ऐसे सीधे स्ट्रेट ऐसे मूव कर रहा है। बट अगर आप इस पॉइंट को देखोगे व्हील में, तो ये वाला पॉइंट हो सकता है कुछ ऐसे मूव करे, ठीक है,
So if you just see one point, this may move like this may move like this, तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे मोशन में दिखाई देंगे। लेकिन जिसका सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो कैसा है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इज लाइक दिस। समझ में आई बात? सब बच्चों को समझ में आई बात? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर आएगा ना, मतलब हो सकता है यहाँ पर था कहीं पॉइंट, अब ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका वेलोसिटी मार्क होता है ऐसा कुछ तो आएगा, जैसे ऊपर ऊपर आया था ना अपना, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक। तो अगर तुम्हें मान लो दो तीन वेलोसिटीज दी गई हैं, तो क्या तुम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो? ऑब्वियसली दिस रिलेट्स टू अ कंटिन्यूअस सिस्टम। नाउ लेट्स फोकस आवर डिस्कशन टू, करेक्ट। तो अभी ये जो है इसमें तो थोड़ा देखो भाई, ये कंटिन्यूअस सिस्टम है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस सिस्टम में क्या होता है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बहुत पास पास रहता है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब हो गया, सपोज 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 एक सिंपल सा केस आपको बताता हूँ, ये सब आपको रोटेशन में इस टाइप के केसेस बहुत देखने को मिलेंगे। सपोज यहाँ पर एक मास है, यहाँ पर एक मास है, दोनों अलग अलग मास है, ठीक है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी है कुछ b, और इसकी वेलोसिटी है मान लो ऐसे कुछ, तो इसकी कुछ b, इसकी b1 है, इसकी b2 है। जब इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, समझ में आई बात क्या है? तो सपोज अभी मैं क्या ले रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ले रहा हूँ, और उसमें मुझे पता है कि भाई यहाँ पर एक मास m1 रखा हुआ है, एक मास m2 रखा हुआ है। ठीक है, m1 की वेलोसिटी ये है, m2 की वेलोसिटी ये है। ओके, तो यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, अगर आपको ये कोई निकालने को पूछे तो कैसे फाइंड आउट करो? उसके लिए भी फॉर्मूला है विच इज वेरी सिमिलर टू द वन वी हैव सीन बिफोर। तो ये वाला फॉर्मूला देखा था हमने, तो यहाँ पे r कॉम था, तो r की जगह भी यहाँ पे v पुट कर दो बस, और बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का सिस्टम है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बस सिंपल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख लेते हैं पहले। दिस कम्स आउट टू बी m1 v1, और ये वेक्टर साइन में रहता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, m2 v2 प्लस डॉट 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 जितनी भी वेलोसिटीज हैं अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, ठीक है। इसी तरह आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है इस पॉइंट का। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, सब पॉइंट्स का अगर आपको एक्सीलरेशन मालूम है तो आप क्या कर सकते हो, m2 सॉरी m2 लिखते हैं पहले, m1 होना चाहिए, m1 a1, अगेन दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, m2 a2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। मैं भी आपको एक सिमुलेशन में दिखाऊंगा बच्चों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सब। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आता कहाँ से, हाउ कैन यू डिराइव दिस फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को आप डिराइव कैसे कर सकते हो? देखो हमने अभी क्या देखा, आर कॉम मतलब आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग इट टिल एंड, आप अज्यूम कर लो इतना कहीं। ठीक है, अब देखो इसको जरा डिफरेंशिएट करो, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे जब तुम, आप इसको ऐसे लिख लेते हो dr/dt, और मैंने आपको ऊपर बताया था dr/dt क्या होता है, dr/dt इज वेलोसिटी। ठीक है,
So now when you differentiate this, what you get, m1 dr1 by dt, like that, plus m2 dr2 by dt, likewise, on. So ये dr by dt क्या है बच्चों? dr by dt, this is dr by dt is nothing but velocity ना. इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m1 v1 m2 v2 m3 v3 is so on. This is velocity. इस तरह जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो, एक्सीलरेशन इज dv by dt. ठीक है, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस वेलोसिटी, a1 m2 a2 m3 a3, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला. बस आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है. तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पे जो r1 की जो टर्म है, दिस गेट डिफरेंशिएटेड टू v1. ठीक है, एंड फर्दर व्हेन यू डिफरेंशिएट v, a is equal to dv by dt. थोड़ा बहुत कैलकुलस याद है कि नहीं याद है, कि पूरा भूल गए कैलकुलस? काइनेमैटिक्स में इतना कैलकुलस लगता है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो दिस विल बी m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 एंड सो ऑन. समझ में आई बात सभी बच्चों को? समझ में आई बात सभी बच्चों को कि नहीं? किसी को कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. यस, एनीवन हैविंग एनी डिफिकल्टी? किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम? यस बच्चों बोलिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम? सो गए क्या सब बच्चे? यस, तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. तब तक मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में. आई विल स्टार्ट द सिमुलेशन, और आप इसमें बच्चों बताना व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, मैं आपको ऑब्जर्वेशन पूछूंगा इस सिमुलेशन के बाद. पहले देख लेते सिमुलेशन. लेट अस मेक दिस मैन रन ऑन दिस प्लैंक. तो देखो ये प्लैंक है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा हुआ है. ठीक है, ओके. देखो क्या देख रहे हो, जैसे जैसे मैन चल के जा रहे हैं वैसे से क्या हो रहा है? अज्यूम करो अगर ये ना ये आइस वाइस के ऊपर रखा हुआ है. क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर? क्या दिख रहा है आपको? डांस दिख रहा है माइकल जैक्सन का? ओके, बताइए क्या, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू सेंटर ऑफ मास ऑफ पर्सन प्लस रैप्ट सिस्टम? कैन स्टॉप दिस. यस बच्चों, सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इन दिस? एनीवन? नो सर. सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिल रहा है क्या बच्चों? नहीं सर. सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से नहीं हिल रहा है. जब भी मैन मूव कर रहे हैं तो मैन का सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है, और रैप्ट का सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है. कैसा मूव हो रहा है रैप्ट और मैन का सेंटर ऑफ मास? कैसा मूव हो रहा है? सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, दैट इज मैन प्लस रैप्ट, दैट इज ऑलवेज एट, दैट इज नॉट मूविंग एक्चुअली, दैट इज फिक्स्ड. अब ये फिक्स्ड क्यों है सेंटर ऑफ मास ऑफ मैन एंड रैप्ट सिस्टम? व्हाई डू यू थिंक इट इज फिक्स्ड? देखते किसने मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ी है. Why do you think center of mass of man and raft system is not changing at all? क्या लगता है?
कुछ लग रहा है इसको देख के? इसको यस, द रीजन इज, द रीजन फॉर दिस इज, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। समझ में आई बात की नहीं आई? इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है मैन और रैप्ट का, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास दैट इज मैन प्लस रैप्ट, दोनों का कंबाइंड टुगेदर, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई ये बात बच्चों, सब सभी को? यहाँ पे पुट कर देते, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। हाँ, so here center of mass, center of mass of person plus रैट, मतलब ये सिस्टम हो गया। करेक्ट, पर्सन, इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास देखो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। करेक्ट, क्यों? क्योंकि इसका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इज फिक्स्ड। तो यहाँ इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो कब चेंज होता है, जब, या सेंटर मास का पोजीशन कब चेंज होगा, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। सिस्टम पर जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी उस पर, उसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है चेंज हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स? जैसे मैंने आपको बोला था, ये जहाँ पे रखा हुआ दिस फ्रिक्शनलेस सरफेस, पर मान लो कोई फ्रिक्शन विक्शन लग रहा होता तब शायद हम अज्यूम कर सकते थे सेंटर ऑफ मास इसका चेंज होगा, बट फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद हम देखते हैं, चलो कोलिजन के केस में, कोलिजन वाला भी हम लोगों ने केस देखा ना। तो कोलिजन में अगर आपको याद होगा तो हम व्हाट डिड आई टेल यू दैट, कि कोलिजन में जो दो बॉल्स होती हैं जब कोलाइड करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जब दो बॉल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं तो हम इनका मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। बट व्हाई मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर? ये हो गई बॉल m1, ये हो गई बॉल m2, दिस इज वेलोसिटी v1, दिस वेलोसिटी v2। ठीक है, तो मोमेंटम के केस में, व्हाई डिड वी से मोमेंटम वाज कंजर्व्ड? कि सिस्टम का, अगर आप देखो, इफ यू जस्ट कंसीडर दिस दिस टू बॉल सिस्टम, इन दिस टू बॉल सिस्टम, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इन दो बॉल सिस्टम का, दिस विल कंटिन्यू टू मूव विद व्हाटएवर वेलोसिटी इट वाज मूविंग। अभी मैंने इसका आपको एनिमेशन भी दिखाया था, अभी फिर से मैं दिखा देता हूँ। तो अभी एक हमने क्या देखा कि एक भाई सेंटर ऑफ मास इसका मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जहां पर था वो वहां पे रहेगा। और अगर हम दो बॉल की बात करते हैं, तो जब दो बॉल्स कोलाइड करती हैं उस केस में भी उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। इवन तो बॉल का मोशन चेंज हो जाने तो कैसा भी चेंज हो रहा है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो उसकी वेलोसिटी हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, it will continuously move in this direction. I'll show it this to you through an animation. Okay, so please look here again. तो यहाँ पर ये दो बॉल्स है, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी, इनका सेंटर ऑफ मास कुछ होगा इन दो बॉल्स का। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि इस दो बॉल्स पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट, कोई भी इन दो, इस बॉल के सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, जो इसका जो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, बिकॉज वी नो बाय न्यूटन्स न्यूटन्स लॉस हमें मालूम है ना, किसी की वेलोसिटी चेंज करने के लिए उसमें हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, इंटरनल फोर्स की बात नहीं हो रही, माइंड यू अगेन।
और यहाँ पे इन दो बॉल की इंडिविजुअल वेलोसिटी की भी बात नहीं हो रही, एज अ सिस्टम हम होल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, यू सी इट फॉर योरसेल्फ। अब देखो अभी मैंने इसको ऐसे किया, देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होती दिख रही है आपको। ओके, फिर से देखो, यहाँ से एक्चुअली वॉल से कोलाइड हो रही है बॉल, अदरवाइज आप देखोगे अगर, समझ में आई बात की नहीं है, तो जब बॉल वॉल से कोलाइड हुई तब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्यों चेंज हो गई, क्योंकि अभी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा। बच्चा वो आपको इस एनिमेशन से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम्म, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको, देखना अभी, अभी कोलाइड हो, कोलिजन के बाद इसका सेंटर, इसका ये जो है ना, दिस विल काइंड ऑफ चेंज। उसको थोड़ा स्लो करके देखते हैं, चलो एक बार फिर से इसको एक बार, अभी देखना, सी दिस अगेन, देखो जब तक कोलाइड नहीं किया सेंटर ऑफ मास जो है उसका पोजीशन फिक्स था, ठीक है, इसके चाहिए तो इसको थोड़ा दूर लेके जाते हैं और इस बॉल को यहाँ से लेके आते हैं। अब देखना जैसा सेंटर ऑफ मास, देखा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इवन आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, दिख रहा है बच्चों आपको? समझ में आ रही है बात? बॉल के कोलिजन के बाद इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अभी इसने एक्सटर्नल फोर्स लग गया ना, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर विद दिस एनिमेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो समझ में आई बात कि नहीं आई सबको? इस पर एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। कैन यू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, जल्दी से बताओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। अगर नहीं बताओगे तो मैं समझूंगा यू आर इनअटेंटिव इन द क्लास। जो जो बच्चा नहीं बताएगा उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अभी से। व्हाट फॉर्मूला डिड वी सी बी सेंटर ऑफ मास? अब देखो इसमें एक्चुअली मेंस एंड ऑल एग्जाम दे डोंट गिव यू डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस, बट इसके कुछ कॉम्बिने कुछ एक क्वेश्चन रहेगा उसमें इसकी जरूरत पड़ सकता है आपको, ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डायरेक्ट ऐसा कभी आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें वो ये भी निकालना रहेगा और फिर उसका कुछ आगे यूज होगा, करेक्ट। सो लाइक दिस देयर क्वेश्चंस आर बीइंग फॉर्म, नहीं ऋष, ठीक है। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो v कॉम हो गया यहाँ पर, 5 into 4, करेक्ट। और ये देखो ये वेलोसिटी नेगेटिव है तो -6 into 2 अपॉन 5 + 2, 20 - 12/7। So this is our final answer. समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट आई विल प्रोबेबली सॉल्व। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? यहाँ पर देखो बच्चों,
यहाँ पे मैं मासेस दिए हुए हैं तो सबको पहले नंबर कर लेते हैं। जैसे मान लो इसको हम बोल देते हैं दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3, दिस इज M4, दिस इज M5, ठीक है। करेक्ट। अब M1 की वेलोसिटी V1 निकालो। यहाँ पे जो V1 होगी दैट विल बी हाउ मच, V1 is going to be V cos 37, ठीक है। व्हाट इज cos 37? Cos 37 is 4/5, 1.5 into 4/5 मीटर पर सेकेंड। I cap minus I cap plus 1.5 into 3/5 J cap। तो ऐसे आपको सबकी वेलोसिटीज निकाल लेनी है। कितना हो जाएगा ये? 5 into 0, 5 into 0.3 ना, 5 into 0.3 minus 1.2 I 0.9 J। इस तरह V2 जो है V2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? V2 हो जाएगा 0.4 J कैप, लाइक दैट, ठीक है। इसी तरह V3 जो है ठीक है। तो कैन यू जस्ट कैलकुलेट V3 की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर V3? देखो V3 की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर पर सेकेंड दिस इज 1 cos 37 एंड 1 sin 37। तो ऐसे आपको सबकी अभी वेलोसिटीज लिखनी है। तो 1 cos 37 कितना हो गया? व्हाट इज cos 37? ऊपर लिखा था ना, cos 37 इज अगेन 4/5। तो cos 37 विल बी, दिस विल बी -4/5 आई, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, V3 की बात कर रहा हूँ, -4/5 आई कैप प्लस प्लस 3/5 J कैप। समझ रहे हो बात को कि नहीं? इस तरह V4 की वैल्यू आप देखो, ठीक है। V4 की वैल्यू कितनी है? 3 I कैप। इस तरह V5 की वैल्यू भी आप लिख सकते हो। V5 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी? कंपोनेंट्स में निकाल के बताओ जल्दी से V5 की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है सर, दीज आर सम वेलोसिटीज बच्चों। These are some velocities, ठीक है। तो बस अभी आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, M1 इंटू V1, M2 इंटू V2, M3 इंटू V3, इन सब वेलोसिटीज को इनके रिस्पेक्टिव मासेस के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना टोटल मास से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आई एम नॉट डूइंग दैट मेथड, आपको यू कैन जस्ट डू इट योरसेल्फ। कर लोगे इतना, और I और J के टर्म्स में माई वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो दिस यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ। इसका चाहिए तो मैं आंसर बता देता हूँ कितना है, यू शुड बट ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो करके देखे ना आपको इतने ये आता है कि नहीं आता इतना। मैग्नीट्यूड बेसिकली इसका जो आपका जो भी यहाँ पर आई कैप प्लस जो भी इनटू जे कैप रहेगा, दिस इसका स्क्वायर कर लेना, XI YJ जो भी रहेगा, X² + Y², इसको ऐसे फाइंड आउट करोगे तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू दिस, ठीक है।
चलिए तभी हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं. Before that, I want to hear from you. Do you remember क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों याद है आप लोगों को कि नहीं याद है? देखो क्या था क्रॉस प्रोडक्ट. सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, बिकॉज इट हैज टू डू समथिंग विद इट, विल कम टू नो इट दिस थिंग. सपोज मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है. स्टार्ट माय वीडियो. ठीक है. सो आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सबको विजिबल है? देखो मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है. They're pointing in some direction. These two vectors are pointing out in some direction. तो देखो दो वेक्टर एक प्लेन बनाएंगे ना. ये दो वेक्टर एक प्लेन बनाने वाले. These two vectors are going to make one plane. ठीक है. आई डोंट नो आपको वीडियो कैसा दिख रहा होगा. मुझे तो ऐसा रिफ्लेक्शन जैसा दिखता है ना मिरर में, वैसा दिख रहा है. तो शायद थोड़ा इट में बी राइट लेफ्ट ऐसा हो जाए, बट एसेंस आपको समझना है. अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर मुझे इसको मैं बोल देता हूँ वेक्टर ब्लैक और इसको बोल देता हूँ वेक्टर रेड. तो जब मैं ब्लैक क्रॉस रेड करूंगा तो व्हाट इट विल गिव मी ब्लैक क्रॉस रेड. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट? I have to take my hand in the pointing in the direction of black vector and turn my fingers towards red. देखो I am taking my right hand, pointing my hands towards this black vector and I'll turn it towards red vector. समझ में आ रही बात? I'll turn it towards red vector so that thumb gives me the direction of black cross red. समझ में आई बात? इस तरह अगर मैं रेड क्रॉस ब्लैक करूंगा तो देखो I'll take my right hand and point in the direction of red. देखो this finger is pointing in the direction of red vector. Red cross black. तो देखो this gives me the direction of. तो समझ में आई बात? तो जो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी दो वेक्टर्स होते हैं मेरे, ठीक है, उसकी प्लेन को जो परपेंडिकुलर रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ब्लैक क्रॉस रेड या रेड क्रॉस ब्लैक, वट एवर वी आर टेकिंग, it will always be perpendicular to this plane of this vector. तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर कैसा रहेगा? समथिंग लाइक दिस इज परपेंडिकुलर. या तो ऐसा तुम्हारी तरफ होगा या तो ये मेरी तरफ ऐसे होगा, है ना. बट इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, either like this or it will be like this. ठीक है. समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं. तो ना इक्विलिब्रियम का आपको मतलब मालूम है? व्हाट डू यू नो बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम शुड बी जीरो. बट यहाँ पे फोर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है. तो अब देखते हैं टॉर्क में क्या, टॉर्क क्या होता है. और कोई बताना चाहेगा टॉर्क क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क? देखो बच्चों हमने फोर्स देखा. फोर्स क्या करता है? फोर्स किसी भी चीज को ट्रांसलेटरी मतलब स्ट्रेट लाइन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेट लाइन में उसकी वेलोसिटी और ये सब चेंज करेगा ना. फोर्स जो है बेसिकली क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में अपना काम करता है ना. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेट लाइन में उसकी वेलोसिटी चेंज करेगा. स्ट्रेट लाइन में उसमें मतलब एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा चेंज का, वो कुछ ऐसा होगा. ठीक है. समझ रही है बात कि नहीं? हम्म. ठीक है. न्यूटन्स लॉज तो यही बताता है हमें, करेक्ट, कि जब भी हम किसी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, उसमें कुछ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. वो कहाँ पर होगा? वो नेट फोर्स के डायरेक्शन में होगा हमेशा.
समझ रहे हो ना बात को बच्चों? चलो तो चलिए, तो अभी बेसिकली टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज ऑल्सो, टॉर्क आई विल नॉट से इज अ फोर्स, बट टॉर्क इज समथिंग दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन इन एन ऑब्जेक्ट। अब रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स ही लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन कैसा फोर्स? फोर्स ही लगाओगे, लेकिन वो फोर्स जो रोटेशन प्रोड्यूस करे। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपके घर में पंखा चल रहा होगा, करेक्ट? मेरे घर में तो चल रहा है यहाँ पे पंखा, करेक्ट? जब पंखा चलता है बच्चों, तो देखो पंखा घूमता है गोल गोल। पंखा कैसे घूम रहा है? घूम रहा होगा ना पंखा ऐसे, ठीक है? पंखा जो है वो गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है? समझ रहे हो बात को? पंखा गोल गोल घूम रहा होगा इस पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट के अबाउट पंखा जो है वो गोल गोल ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है? करेक्ट है। सो बच्चों, अभी मुझे बताओ आप, अगर पंखा ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है अपनी पोजीशन से? क्या सेंटर ऑफ मास अपनी, सेंटर ऑफ मास देखो अपनी जगह पर ही है, सेंटर ऑफ मास नहीं हिल रहा है, करेक्ट? लेकिन इसमें फिर भी फोर्स लग रहा है, और क्या हो रहा है? उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इस पंखे में एक रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट? और ऐसे कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो मुझे जहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं मूव हो रहा है, पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो, उसमें कुछ फोर्सेस की वजह से उसके पार्टिकल्स जो है एक एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं? एनी अदर एग्जांपल? और बताओ बच्चों, कुछ एग्जांपल्स जल्दी से बताओ। जहां पर ऐसा आपको एक एक्सिस के अबाउट जितने भी पार्टिकल्स है सब रोटेट करते हुए दिखाई दे। यस बच्चों, बताइए जल्दी से कोई एग्जांपल ऐसा। फैन तो हो गया। देखो आप डोर ओपन करते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मूव हो रहा है डोर के केस में, लेकिन डोर जब आप ओपन करते हो तो देखो डोर के केस में भी सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इस एक्सिस के अबाउट आपके क्या होते हैं? रोटेट करते हैं, करते कि नहीं करते इस एक्सिस के अबाउट रोटेट? यस बच्चों, बताओ जल्दी से। डोर के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब इस इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताइए जल्दी से। बताइए बच्चों, सारे के सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हैं। और कोई एग्जांपल? आप देखो टैप ओपन कर, नल ओपन करते हो, अगर आपके घर में नल है ऐसा, तो इसमें भी आप ऐसे फोर्स लगाते हो। आप बॉटल के कैप को ओपन करते हो, कितने सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है? आप कार के स्टीयरिंग रहते है उसको घुमाते हो, ठीक है ना बच्चों? यस। सो इस तरह के जो फोर्सेस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में रोटेशन प्रोड्यूस करें, रोटेशन का मतलब हुआ किसी एक्सिस के अबाउट ऑल पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक? चलिए, तो टॉर्क को हम कैसे बोल सकते हैं? व्हाट इज टॉर्क? फोर्सेस दैट प्रोड्यूस rotation about a point, that is basically known as torque, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो टॉर्क का फॉर्मूला देखते हैं। अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट आपको बता ही दिया क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज, तो पहले तो हमें देखना है किस पॉइंट के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है।
जैसे सपोज ये एक लाइन है, ये आर है, ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो देखो अभी, तो टॉर्क हम ऐसे लिखते हैं, टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ। समझ में आया? बट देखो आई ऑन माय वीडियो, वीडियो आई एम गोइंग टू ऑन। तो एक सेकेंड। तो जैसा भी मैंने आपको बताया, ये टॉर्क क्या करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है आर क्रॉस एफ। तो डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, आर क्रॉस एफ कर लो, ठीक है, आर क्रॉस एफ कर लो, यहाँ पे आर करोगे तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जैसे सपोज ये रेड पेंसिल फोर्स और ये ब्लैक पेंसिल अभी आएगी यहाँ पर, ये ब्लैक पेंसिल होगी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाते हो, ओके, जैसे आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स ऐसे से रोटेट करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो आर क्रॉस एफ करना है हमें, तो आर क्रॉस एफ, तो फोर्स का टॉर्क का डायरेक्शन कैसा रहेगा, इस देखो, इस आर और इस फोर्स, इसको परपेंडिकुलर रहता है, या तो ऐसा रहेगा तो तुम्हारी तरफ रहेगा, या तो मेरी तरफ ऐसा रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था, अगर फोर्स तुम्हारा ऐसा लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। विच कंपोनेंट विल प्रोड्यूस रोटेशन, विच कंपोनेंट विल प्रोड्यूस रोटेशन, ये वाला कंपोनेंट देखो परपेंडिकुलर टू दिस। अगर इसके ऐसे पैरेलल लग गया फोर्स, तो ये इसका रोटेशन थोड़ी ना प्रोड्यूस करा पाएगा। आप देखो, आपके घर में दरवाजा रहेगा, दरवाजे को आप ऐसे खींचो, दरवाजे को आप ऐसे खींचो ना, तो इससे थोड़ी ना रोटेशन प्रोड्यूस होता है। रोटेशन कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है, रोटेशन हमेशा ये परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट रोटेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। So to produce torque, force should be perpendicular to the axis of rotation. Please understand this very carefully, बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अभी अगर मैं इसको रूलर कर देते हैं और चलो, तो अब देखो मान लो, ये मान लो 10 kg का ब्लॉक मैंने कहाँ पे रख दिया, मान लो मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, वन वाले पॉइंट पे, ठीक है। और अभी मान लो मैं इसको अगर ओके, अब बताओ मुझे ये 5 किलो वाला ब्लॉक कहाँ पे रखना चाहिए सो दैट दिस बिकम्स बैलेंस, बता सकते हो मुझे? 5 किलो वाला ये जो ब्लॉक है कहाँ पे रखना चाहिए सो दैट दिस बिकम बैलेंस्ड, बताओ बच्चों कहाँ पे रखोगे? तो देखो अभी देखो, बेसिकली मैंने क्या किया, जब 10 kg वाला ब्लॉक इसमें ऐसे रख दिया, तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा ना, ऐसा फोर्स लग रहा होगा, एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा रहा है, जो कि इसको इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करा रहा है ना। समझ में आ रही है बात? देखो रोटेशन ऐसा हो गया एक्सिस के अबाउट, दिख रहा है, एरो दिख रहा है आपको? ओके। यस अब सर। अब मुझे ये 5 kg का ब्लॉक कहाँ पर बिठा दूं सो दैट ये काइंड ऑफ ये बैलेंस हो जाए। चलो बिठा के देखते हैं, कहीं तो बिठा के देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। तो मान लो मैं इसको 0.5 पे बिठा रहा हूँ, अभी जरा हम लोग ऐसा करके देखते हैं, अभी भी नहीं हो बैलेंस, कहाँ पे बिठाऊं फिर, और थोड़ा पास आएगा कहीं पे, बैठेगा ये। इसको हम चलो कैलकुलेशन करते हैं इसका। देखो जब हमने इसको, चलो अभी यहाँ पर ही रखते हैं, जब हमने ये 10 kg का ब्लॉक बिठाया यहाँ पर, तो इधर पे टॉर्क कितने, ये इस वाले पॉइंट वो कितना टॉर्क लगा रहा है, कितना टॉर्क लगा रहा है बच्चों? टॉर्क हमने देखा, टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर। अच्छा एक और चीज,
एफ क्रॉस आर, या एफ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इनटू रेडियस, करेक्ट। इसको आप एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे साइन थीटा, थीटा इज 90 ओवर हियर। तो बच्चों यहाँ पर एफ कितना लग रहा है, 10, 10 इंटू जी, एम जी का लग रहा होगा फोर्स। और रेडियस कितना है यहाँ पे, रेडियस है मेरा यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। 10 g into 1, ओके। अब मैं 5 किलोग्राम का कितने डिस्टेंस पे रखूंगा सो दैट दिस रॉड इज काइंड ऑफ बैलेंस्ड। 5g into x, देखो कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ से जब मैं इसको ऐसे, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 5 kg का यहाँ पे कहीं पे रख रहा हूँ, तो इसकी वजह से देखो क्या हो रहा है, इसकी वजह से एक टॉर्क ऐसा लग रहा है। देखो इस वाले ब्लॉक की वजह से टॉर्क ऐसा लग रहा है, इस 5 kg वाले की वजह से जो ब्लॉक यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो कुछ ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं। यस सर। हम्म, ओके। तो अब 5g into x, तो यहाँ से जब आप पूरा इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू कितनी आती है, 2 मीटर्स आती है ना। तो जरा इसको हम 2 मीटर्स पे रख के देखते हैं अभी, इसको ना अभी हम 2 मीटर पे रख के देखते हैं इसको। बैलेंस हो गया, बैलेंस है कि नहीं है। और कहीं पे रख दोगे तो देखो बैलेंस नहीं होगा ये, ठीक है। और कहीं पे रख के देखो बैलेंस नहीं होगा ये, केवल और केवल ये 2 मीटर पर ही बैलेंस होगा ये। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों, समझ रहे हो बात को। तो बेसिकली देखो ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क इस रॉड को इस पॉइंट पर बैलेंस किए हुए हैं, और इसी स्टेट को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। समझी बात कि नहीं समझी, इसी इसी को ही बोलते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो, किसी बच्चे को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो टॉर्क निकालने का बहुत सरल एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। टॉर्क अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, टॉर्क इज इक्वल ऑब्वियसली नॉट आर क्रॉस है। और अगर आपको वेक्टर साइन नहीं लगाना है यहाँ पे तो आप यहाँ पे आर एफ साइन थीटा यूज कर सकते हो, ठीक है। आई एम सॉरी, आई शुड नॉट यूज वेक्टर साइन यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये तो फॉर्मूले याद रहेंगे आपको कि नहीं, ये तो फॉर्मूले याद रहेंगे। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम लोग इसका एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, जो भी रोटेशन प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक ये फोर्स, और मतलब इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है रोटेशन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। रोटेशन कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, रोटेशन हमेशा ये वाला कंपोनेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझी बात। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 cos 30 and this is what 6 sin 30, correct. So sin 30 is what 3, 6 sin 30 is 3 newtons। तो इस पॉइंट पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज व्हाट 3 एफ आर क्रॉस एफ ना, दैट इज आर क्रॉस एफ। तो ऑब्वियसली अभी हमने थीटा वैसे तो ले लिया, बट वी नो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो आर यहाँ पे मेरा 8 हो गया, एफ मेरा 3 हो गया, 8 3 से 20,
अच्छा एक और चीज, टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? फोर्स की देखो न्यूटन है, आर की मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर टॉर्क। ठीक है, सिंपल। इसको डोंट कंफ्यूज इट विद वर्क डन। वर्क डन इज जूल्स, वो न्यूटन इंटू मीटर वो भी होता है, बट वो जूल्स है, वो एक डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डोंट गेट कंफ्यूज, न्यूटन मीटर को जूल्स लिखा है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, और ये जो है मेरा ये एफ, टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें पता चलिए इसको ओपन करने के लिए हमें इतना टॉर्क की जरूरत है, राइट? तो इस पॉइंट में कितना टॉर्क लगाएंगे? 24 न्यूटन मीटर। आर क्रॉस है, मतलब एफ आर डायरेक्टली विल पुट इट लाइक दिस, एंगल बिटवीन देम इज 90, तो दैट इज, यू डू नॉट वरी अबाउट दैट, एफ इनटू 60। अच्छा जस्ट अ सेकंड, दिस इज सेंटीमीटर ना, तो आई एम सॉरी, इट शुड बी न्यूटन सेंटीमीटर, because I am putting a centimeter here. So 24, this is Newton centimeter. Centimeter, centimeter. Or 16 is what? 16. 24 upon 16 is equal to F. कितना हो गया? 24 divided by 16. So it comes out to be 1.5. ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। Try solving this question. ये चलो एक ही मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, एंड देन आई विल गिव यू होमवर्क। आपके बुक के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आई विल गिव यू देम एज अ होमवर्क, ठीक है? आपकी बुक में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो तो मैं आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ। तो अ ब्रिज 24 मीटर लॉन्ग, वेइंग हाउ मेनी न्यूटन? 1 2 3 4 5 500,000 न्यूटन, करेक्ट? तो ये ब्रिज है, तो ब्रिज कैसा होगा? ब्रिज ऑब्वियसली ऐसा होगा ना, ठीक है? ओके, तो ब्रिज का वेट कितना है? 5,000 इंटू, तो ये कहाँ पे लग रहा होगा? यहाँ पे लग रहा होगा, 5,00,000 न्यूटन, ठीक है? और दूसरा क्या, इफा, इसका लेंथ कितना है? लेंथ इज हाउ मच? लेंथ इज 24 meters. So if a 20,000 Newton car is parked 6 meter from one end, ठीक है? If a 20,000 Newton car is parked 6 meter from one end, ठीक है? हाउ मच फोर्स डस ईच पिलर एक्सर्ट? मान लो अब ऑब्वियसली, अब देखो यहाँ पर और कौन कौन से, इस केवल ब्रिज की अगर आप पट्टी देखोगे तो इस पर और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये वाला जो पिलर है ये एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा इसको ना, ये इसको यहाँ पर एक ऐसा नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, मान लो इसको बोल देते हैं N1, और यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा, इसको बोल देते हैं N2। फिर यहाँ से एक N1 नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से एक N2 नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो अब आती है यहाँ पे हाउ टू सॉल्व दिस, हाउ मच फोर्स डज ईच पिलर मस्ट बी एक्सर्टेड। तो देखो एक तो एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि दिस फोर्स एंड दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, एक तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं?
बोल सकते हैं? यस, नो, से समथिंग बच्चों। Yes, sir. वी कैन से दिस, क्योंकि सिस्टम देखो इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पर क्या है, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको सॉल्व कैसे करते हैं। आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यू कैन ट्राई आउट विद देम। ओके, तो यहाँ पर देखो हम ये बोल सकते हैं कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 20,000, 50, 20,000, 5,20,000 न्यूटन। ठीक है, 5,20,000 न्यूटन। और चलो ये तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कोई एक पॉइंट पकड़ लो आप, ठीक है, कोई एक पॉइंट पकड़ लो, उसके अबाउट अब आप टॉर्क निकालना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यहाँ पर देखो ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, अच्छा बताओ बताओ मुझे, आपको क्या लगता है, क्या ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे होगा कि नहीं होगा? क्या ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे होगा? डेफिनेटली होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे सिस्टम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मैंने बताया आपको, टॉर्क क्या करता है, रोटेशन प्रोड्यूस करता है ना। कभी कभी देखो ब्रिज में क्या होता है, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं होता तो क्या होता है, ये झूल जाता है, मतलब ये ब्रेक ब्रेक कर कैसे गिर जाता है ये ब्रेक ब्रिज ऐसे यहाँ पे। ठीक है, रोटेट कर जाता है किसी पॉइंट के अबाउट, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं होता तो। बट दिस ब्रिज इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो आप कोई भी एक पॉइंट, आपको जो पॉइंट भी अच्छा लगता है, टेल यू हाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ पॉइंट। तो अभी इस ब्रिज के ऊपर कोई भी एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन ना, आई टेल यू यू विल आल्सो गेट इन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स। आपको इसी टाइप के सेम इसी टाइप के प्रॉब्लम्स मिलते हैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में। हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता रोटेशन इक्विलिब्रियम में सब क्या चीज चल रहा है। तो एनीवेज देखो यहाँ पे, तो मान लेते हैं हम इस पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम इसका भी रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, आप चाहो तो सेंटर के भी अबाउट भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी जो जहां से भी आपको मतलब इच्छा करे वहां से आप ले लो। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखो लेता हूँ, तो क्या होता है बच्चों, देखो इस पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ तो ये वाला जो फोर्स है देखो, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा ब्रिज को, ये वाला फोर्स इसको देखो ऐसे रोटेट कराएगा। और ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स जो है ये ऐसे रोटेट कराएगा। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? This rotates like this and this rotates like this. ठीक, चलो अब देखो तो तो ऑब्वियसली आर क्रॉस अब आप करके निकाल लो, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, ये तो आप कर लोगे ना। देखो सी यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल प्लीज ट्राई टू ऑब्जर्व इट हियर। अगर बच्चों यहाँ पर आपका जो रोटेशन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है रोटेशन। तो यहाँ पे आर क्रॉस अप तो ये इस साइड की तरफ है, और अगर रोटेशन ऐसा हो रहा है तो आर क्रॉस अप देखो मेरी तरफ है। तो अगर ऐसा रोटेशन हो रहा है तो दिस इज मेरी तरफ, चाहिए तो आप इसको पॉजिटिव रख लो, और इसको ये इधर पर ऐसा हो रहा है तो चाहिए तो इसको आप नेगेटिव रख लो। तो एक को आप पॉजिटिव पकड़ो, एक को आप नेगेटिव पकड़ो। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो अगर कोई चीज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, तो जितना ये वाला रोटेशन है उतना ही तुम्हारा कौन सा रोटेशन होगा, जितना तुम्हारा ये रोटेशन है उतना तुम्हारा ये रोटेशन भी होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? इज इट क्लियर बच्चों?
समझ में आई बात आप सबको? ओके, तो देखो यहाँ पर तो 20,000 वाले की वजह से एक बार ऐसे रोटेशन हो रहा है ना, और इसकी वजह से ऐसा रोटेशन हो रहा है, और इसकी वजह से कैसा रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट हम सारे रोटेशन देख रहे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं τ1, τ2, τ3। तो τ1 कितना हो गया, तो τ1 प्लस τ2 शुड बी इक्वल टू τ3। सिंपल। रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर हो रहा होगा, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो रहा होगा तो τ1 प्लस τ2 विल बी इक्वल टू τ3। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सो τ1 प्लस τ2 इक्वल्स टू τ3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए, और τ1 निकाल सकते हो। τ1 कितना होगा, 20,000 इंटू 6, करेक्ट? तो कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो है। 2 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 6 प्लस τ2 कितना है, 1 2 3 3 2 5 5 5 जीरो है। इंटू 12, करेक्ट? ये 12 है ना, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है ये। और अब देखो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है आपको, इसकी वजह से आपको τ3 मिल रहा है। τ3 इज व्हाट, n2 इंटू 24। दिस इज इक्वल टू n2 इंटू 24। तो बस आपका n2 की वैल्यू आ गया। n2 की वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 10 रेज टू 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू 5 इंटू 12 अपॉन 24। उसको जल्दी से सॉल्व कर लो। एक बार n2 का वैल्यू आ गया तो यहाँ पे n2 का वैल्यू पुट करके n1 की वैल्यू निकाल लेना। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं है? मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी बच्चे को कुछ डाउट है यहाँ तक? यस, जल्दी से बताओ। This many, 255। इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना है, 520,000 माइनस 255,000 265,000। तो जब आप n2 को यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से n1 की वैल्यू आ जाएगी 265,000। यस बच्चों, जल्दी से बताओ, किसी का अगर कुछ डाउट है, नहीं समझा तो बताओ। इस टाइप के आपकी बुक में प्रॉब्लम्स हैं, आई विल गिव यू टुडे एज एन होमवर्क। चलिए बच्चों, तो किसी को कुछ डाउट यहाँ तक, जल्दी से बताइए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। विद दिस वी एंड योर दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर आपका, सी दिस, ये वाला। अभी अब तक आपको सारी एक्सरसाइज ही करनी है, ठीक है, फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड बुक। ठीक है, और आपका दिस चैप्टर इज डन। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके बच्चों।